नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे इकोनॉमिक डिसीजन लेवल फॉर पेस्ट पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड। पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक डिसीजन लेवल और पेस्ट पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कहने का मतलब ऊपर से अगर हम ऐसे समझें तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन खेत में कितनी हो और उसको क्या कहते हैं, और कितना पॉपुलेशन हो जाने के बाद हमको उसमें जो उसको इंसेक्ट के संख्या को रोकने के लिए मेजरमेंट करना चाहिए, यानी कि इंसेक्ट और पेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए। ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें डिफरेंट जो लेवल हैं उनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से सिस्टम हैं और उन सिस्टम में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि हम अपनी क्रॉप को इंसेक्ट और पेस्ट से बचा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक डिसीजन लेवल्स फॉर पेस्ट पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड्स। इसमें कई डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे मेन चीज़ है ये जो चार आप देख रहे हैं, चाहे वो डैमेज बाउंड्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हो, या फिर इकोनॉमिक इंजरी लेवल हो, या जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, ये जो चारों टॉपिक हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप का हो जाता है कई बार। तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है उनको तो दूर करेंगे ही, और साथ में हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे कि जिससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डैमेज बाउंड्री क्या होती है। डैमेज बाउंड्री वो लेवल होता है क्रॉप का जब हमें खेत में दिखने लगता है कि हमारी क्रॉप क्या है, लॉस हो रही है, मतलब क्रॉप में खराबा हो रहा है। एक देखो, ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि कोई एक प्लांट है, उस प्लांट में 100 पत्तियां हैं, इंसेक्ट आया, अगर एक या दो पत्ती 3 पत्ती को अगर उसने केवल डैमेज किया तो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है, ओवरऑल जो हमारे पौधे की हेल्थ है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर ये एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पत्तियां खराब होने लगती हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं यार अब तो ये नुकसान करने लगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैमेज बाउंड्री। ये सबसे अपर लिमिट होती है किसी भी क्रॉप के नुकसान की। इसके बाद अगर नुकसान होना शुरू होगा तो हमें पता चलने लगेगा कि हमारी फसल अब इकोनॉमिकली लॉस में जा रही है। जैसे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो मूली की पत्तियां होती हैं, इस सीजन में आपने मूली देखा होगा, आप ध्यान से देखिए तो मूली की अगर पत्ती को देखेंगे तो उस मूली की पत्ती में कहीं पर वो कटा रहेगा, कहीं पर उसमें धब्बे लगे रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पत्तियों में इंसेक्ट की वजह से थोड़ा सा डैमेज तो हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल निग्लेजिबल है। बोले तो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो डैमेज बाउंड्री है उसके नीचे ही क्रॉप लॉस हुआ है। तो डैमेज बाउंड्री का मतलब ये होता है जब हम अपनी क्रॉप में लॉस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जब हम ये देख पाते हैं कि हमारी फसलों में वास्तविक रूप से अब इकोनॉमिक लॉस होने लगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैमेज बाउंड्री बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी कह सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को क्या, इसमें क्या होता है, द पेस्ट डेंसिटी एट व्हिच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। बात समझना ध्यान से। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल होता है जब हमको पेस्ट की डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट उठाने पड़ते हैं। बात समझना ध्यान से। जैसे एक मान लो एक पौधा है, उस पौधे में एक पौधा है, उसमें 3 ऐसे समझो 3 इंसेक्ट लग गए हैं। ठीक, एक ये हाइपोथेसिस है, ध्यान से समझना। एक पौधा है,
उसमें 3 इंसेक्ट लग गए हैं और वो तीनों इंसेक्ट पौधे को डैमेज कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हम ये देखें कि वो तीनों इंसेक्ट जो डैमेज कर रहे हैं वो हमारी जो डैमेज बाउंड्री है उसके नीचे ही है, तो बोले तो अपने को कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वहीं 3 से 4 हो गया, ठीक, 3 इंसेक्ट से 4 इंसेक्ट हो गए, अब उसमें जो डैमेज है वो हमें दिखने लगा, तो हम क्या करेंगे, तब हम पेस्ट की डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट उठाने लगेंगे। ठीक, अब ये सबसे लोएस्ट पोजीशन होता है जब इंसेक्ट की डेंसिटी जो होती है वो मेजर करने के लिए हमको जो प्रावधान है वो शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर बढ़ा तो धीरे धीरे हमारी क्रॉप ज़्यादा डैमेज करने लगेगी। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ये होता है, इसमें प्लांट के इसमें जो पेस्ट की पॉपुलेशन होती है वो उस लेवल पर पहुंच जाती है जब हमको मेजरमेंट अपना लेना चाहिए। अब एक तरीके से और समझो, देखो एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लो कि एक खेत है, ध्यान से समझना, एक खेत है, उसमें 100 किलोग्राम गेहूं की उपज होने वाली थी। अब उसमें इंसेक्ट लग गया, एकदम ध्यान से समझना। अब उसमें इंसेक्ट लग गया तो ऐसे समझ में आ रहा है कि वो 100 किलोग्राम ना होके कितना हो रहा है, 100 किलोग्राम ना होके अब 98 किलोग्राम ही इसमें गेहूं का प्रोडक्शन होगा, यानी कि 2 किलोग्राम कम हो गया। तो हमको लॉस तो दिखने लगा, यानी कि डैमेज बाउंड्री तो अपनी क्रॉस कर गया, क्योंकि अपने को लॉस दिख रहा है। लेकिन क्या इसमें मेजरमेंट हम करेंगे? अब इसमें 2 कंडीशन है, करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमको मेजरमेंट करने के लिए बोले तो जो इसमें पेस्ट लगे हुए हैं उनको रोकने के लिए अगर हमको इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है या इतना लेबर फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो 2 किलो गेहूं जो हम बचा पाएंगे उससे ज़्यादा हमको खर्च कर देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 2 किलो गेहूं हम 100 रुपये का मान लो बचा लेते हैं, मान लो 50 रुपये किलो गेहूं है, तो 2 किलो गेहूं अगर हमने बचा भी लिया तो कितना हमको खर्च करना पड़ेगा? 400 रुपये की दवा लगाएंगे या 400 रुपये का लेबर खर्च करेंगे, तब हम इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे तो हमारा वो 100 रुपये का गेहूं और बच पाएगा। तो क्या इस कंडीशन में हमको अपने खेत में इंसेक्ट को मैनेज करना चाहिए? नहीं मैनेज करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 किलो गेहूं बचाने का जिसका मूल्य 100 रुपये है, उसको बचाने के चक्कर में हमको 400 रुपये अतिरिक्त लगाना पड़ रहा है, तो एक तरीके से हमारा वो लॉस ही जा रहा है। तो उस कंडीशन में तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करेगा तब हम मेजर करेंगे, क्योंकि अब अगर नहीं मेजर करेंगे तो 400 रुपये की दवा लगने वाली है, और अगर नहीं लगाएंगे 400 रुपये की दवा तो 600 रुपये का गेहूं का नुकसान हो जाएगा। अब एक बार फिर से समझना ध्यान से, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल होता है जब खेत में पेस्ट की डेंसिटी यानी कि पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी पहुंच जाती है कि अब हमें मेजरमेंट कर लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे हमारी क्रॉप खराब होती ही जाएगी। उससे कम रहेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि 2 ही किलो तब हमारा गेहूं नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर जैसे अब बढ़ा तुरंत हम करेंगे, क्योंकि अब हमारा 400 रुपये बचाने के चक्कर में 600 रुपये का नुकसान हो रहा है। सॉरी। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ये होता है द पेस्ट डेंसिटी एट व्हिच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड। अब यहाँ पर हमको कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए। अब इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। इट इज आल्सो रिफर्स एज एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। बात समझना, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऐसे समझ सकते हो कि इकोनॉमिक लॉस होने लगा अब हमारी क्रॉप को। ठीक। दूसरा एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल, दोनों एक ही चीज होती है। इसमें हम एक्शन में आते हैं और अपनी फसलों को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल, चाहे हम ETL बोल लें और चाहे ATL बोल लें। आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ATL या ETL बार बार हम बोलेंगे, तो ये चीज आप जरूर समझ जाइएगा कि ETL या ATL का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या फिर एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये ध्यान से आप कायदे समझ लेना। तो आई होप आपको ये 2 जो पॉइंट थे, डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ये दोनों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इसमें क्या होता है? द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पेस्ट
दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, मतलब कि पेस्ट की जो सबसे कम पॉपुलेशन होती है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पेस्ट दैट कॉज डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज। अगर तीन इंसेक्ट थे तो हमारी फसल नहीं खराब हो रही थी, लेकिन जैसे चौथा पे पहुंची हमारी फसल खराब होने लगी, इकोनॉमिक लॉस हमको होने लगा। तो हम ये चौथा जो इंसेक्ट है वो कौन सा लेवल है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, क्योंकि अब इस पे पहुंच रहा है तो हमारा इकोनॉमिक लॉस होने लगा। द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन मतलब इंसेक्ट की सबसे कम जनसंख्या खेत में जो कि इकोनॉमिक डैमेज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इट इज आल्सो नोन एज डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल, इसको क्या कहते हैं, डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। फिर अगला है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, बोले तो जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन over a long period of time unaffected by the temperature intervention of pest control। बात समझना, GEP का मतलब होता है ये किसी भी इंसेक्ट का ओवरऑल जो एवरेज पॉपुलेशन होता है उसको कहते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। इसको हम किसी भी तरीके से करके हटा नहीं सकते हैं। जैसे बात समझना, जैसे मच्छर हम कंट्रोल करते हैं अपने कमरे में, मच्छर कंट्रोल करने के लिए हम ऑल आउट या मॉर्टिन गॉल जलाते हैं, ठीक। तो क्या इससे जितने भी मच्छर हैं सब मर जाते हैं? नहीं, सभी नहीं मरते, कुछ एक आध मच्छर तो बचे ही रहते हैं। तो वो जो एक आध मच्छर बचे ही रह गए हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी तरीके से जो हम टेम्परेरी मेजर लगा रहे हैं, टेम्परेचर इसको पढ़ लिया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये टेम्परेरी मेजर जो हम लगा रहे हैं उसके बाद भी जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन बची जा रही है उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ध्यान से समझना, सबसे मेन चीज है इन चारों पॉइंट्स में, अगर एक दूसरे में अंतर खोजने लगोगे, एकदम बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूं, अगर एक दूसरे में अंतर खोजने लगोगे तो 100% यू विल बी कंफ्यूज्ड। अगर इसमें अंतर खोजने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से बिल्कुल सीधे सीधे समझो, सीधे सीधे समझोगे तो नहीं कंफ्यूज होगे। अगर तुलना करने में बैठोगे, अच्छा इसमें ये होता है उसमें वो होता है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए इन चारों को बिल्कुल अलग अलग ही समझना, जैसे मैंने अलग अलग समझाया है। अब बात समझना, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको, GEP को। जैसे मान लो कि खेत में हमने मूली लगा रखी है। अब मूली में हमको दिख रहा है कि ढेर सारे इंसेक्ट लग गए हैं, तो उसमें हम दवा छिड़क देंगे। आज हमने दवा छिड़की और दवा का प्रभाव 15 दिन तक रहने वाला है, मान लेते हैं, ठीक। आज हमने दवा की छिड़काव करी और 15 दिन तक दवा का जो प्रभाव है वो रहने वाला है। लेकिन हम अगले दिन जाते हैं तो देखते हैं उसमें कुछ इंसेक्ट देख रहे हैं, कुछ इंसेक्ट दिख रहे हैं। बोले तो हमने जो टेम्परेरी मेजरमेंट अपनाया है उसके बाद भी पॉपुलेशन कुछ बच गई है, कुछ इंसेक्ट बच गई। जब हम दवा डाल रहे थे तब हो सकता है वो इंसेक्ट दूसरी जगह उड़ के चला गया हो, बाद में आ गया हो, या हो सकता है दवा का प्रभाव उस इंसेक्ट पे नहीं पड़ा हो, इसलिए वो इंसेक्ट अभी नहीं मरा है, नहीं डैमेज हुआ है। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, जितनी पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज बची रहती है टेम्परेरी पेस्ट मैनेजमेंट करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, GEP, बोले तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक बार फिर से इन चारों को समझाता हूं। डैमेज बाउंड्री वो होता है जब हमें अपने खेत में लॉस दिखने लगता है, जब हम लॉस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डैमेज बाउंड्री कहते हैं। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या फिर एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, ये वो लेवल होता है, ये पेस्ट की वो डेंसिटी होती है जब हमें अपने खेत में पेस्ट मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, चाहे दवा का छिड़काव या कोई भी प्रैक्टिस जिससे हम इंसेक्ट को मैनेज कर पाएं वो हमें कर देना चाहिए। इकोनॉमिक इंजरी लेवल ये होती है लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पेस्ट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डैमेज शुरू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल या फिर डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। जर्नल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में टेम्परेरी मेजर लेने के बाद भी जो एवरेज पॉपुलेशन किसी भी पेस्ट या इंसेक्ट की बची रह जाती है खेत में, उसको हम बोलते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम पोजीशन।
आई होप कि आपको ये जो चारों पॉइंट थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का विकास कैसे हुआ धीरे धीरे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1951 में R.H. पेंटर थे, उन्होंने एक शब्द बनाया रेजिस्टेंस। उन्होंने ये जो शब्द रेजिस्टेंस यूज किया था वो अपनी बुक में किया था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट। ये उनकी एक बुक थी R.H. पेंटर की, और उन्होंने ही ये शब्द दिया था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो शब्द है ये उन्होंने ही दिया था, और इसी की वजह से उनको क्या माना जाता है, उनको फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट बोलते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं 1962 में क्या हुआ था, 1962 में पब्लिकेशन ऑफ ए बुक साइलेंट स्प्रिंग। ये रिचल कार्सन थे, उन्होंने क्या दिया था, साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक बुक पब्लिश करी थी, इन्होंने इस बुक को लिखा था। फिर 1964 में 1964 में क्या हुआ था, पब्लिकेशन ऑफ ए बुक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड बाय पॉल डी वेच। इन्होंने क्या किया था, पॉल डी वेच ने एक किताब लिखी थी, पॉल डी वेच ने एक किताब लिखी थी, उसमें बताया गया था कि किसी भी इंसेक्ट पेस्ट और किसी भी खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये केमिकल मेथड होता है किसी भी इंसेक्ट या वीड को कंट्रोल करने के लिए, ये ना तो खेत के लिए अच्छा है, ना फसल के लिए अच्छा है, ना फसल को जो कंज्यूम करता है ना उसके लिए अच्छा है, और ना ही ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म में अगर हम केमिकल का यूज करते रहेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए और पूरे इन्वायरमेंट के लिए ये खराब होता है। इसीलिए जो बायोलॉजिकल मेथड है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का, चाहे वो इंसेक्ट को कंट्रोल करने का हो, चाहे पेस्ट को कंट्रोल करने का हो, और चाहे वो वीड को कंट्रोल करने का हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसी वजह से इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें हम बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फिर आगे बात करते हैं 1973 में डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फोटोस्टेबल पैराथ्रॉइड्स। फोटोस्टेबल पैराथ्रॉइड्स का डेवलपमेंट हुआ था जिसका नाम है परमेथ्रिन। परमेथ्रिन 1973 में बना था। ये क्या है, एक तरीके का फोटोस्टेबल पैराथ्रॉइड्स होता है। फिर 1975 में क्या हुआ था, एल्सर हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा जिसको बोलते हैं, NPB। ये एक तरीके का क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है कंट्रोल फॉर वॉलवर्म एंड टोबैको बड वर्म ऑफ कॉटन। एक तरीके का 1975 एल्कर हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा रजिस्टर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, जो ये इंसेक्ट होता है इसके लिए एल्कर एक दवा होती है, चाहे एल्सर बोल लो, ये एक दवा होती है, एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इससे हम वॉलवर्म और टोबैको बड वर्म जो कॉटन में लगता है इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं 1987 डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिपोर्टेड बाय M. वैक एंड कोवर्कर ऑफ बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। बात समझना, बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी की एक कंपनी थी, वहाँ पर एक लोग काम कर रहे थे, नाम था उनका M. वैकन, और उनके साथ कुछ लोग और काम कर रहे थे। तो इन सभी लोगों ने दुनिया में सबसे पहली बार एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया। उस ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या नाम था, उस ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम था तंबाकू। उसमें क्या किया था कि प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उन्होंने एक जीन को ट्रांसफ़र किया था जिसको हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन जीन, जिसकी वजह से जो टोबैको है उसमें एक तरीके का जो इंसेक्ट लगता है, ये वाला ये इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मैंडूका सेक्स्टा। क्या होता है, मैंडूका सेक्स्टा। इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बीटी जो तंबाकू होता है उसमें एक इंडोटॉक्सिन जीन को ट्रांसफ़र किया गया था। बात समझना ध्यान से, ये जो है बेल्जियन टेक्नोलॉजी कंपनी, इन्होंने एक तरीके की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके तंबाकू का जो पौधा था उसके अंदर एक जीन को इंड्यूस कराया, इंडोटॉक्सिन जीन को, जिसकी वजह से इसके पौधे के अंदर एक तरीके का ऐसा करैक्टर डेवलप हो गया कि जिससे जो ये वाला इंसेक्ट है वो तंबाकू को डैमेज ना कर पाए। क्योंकि अगर ये तंबाकू को डैमेज करेगा या खाएगा तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा।
इस वजह से इसको डेवलप करा गया। तो एक तरीके का ऐसे समझो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक ऐसा तरीका डेवलप कर दिया गया तंबाकू में जिससे वो खा ना पाए। जैसे एक बात समझना, पहले क्या होता था, अगर आपने सुना होगा तो चाणक्य और बिंदुसार के बारे में, उसमें क्या होता था कि चाणक्य जो था वो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का पुत्र था, या शायद चंद्रगुप्त ही था, बहुत एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, उनको चाणक्य के द्वारा थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था उनके खाने में, जिससे क्या हो जाए कि उनकी बॉडी जहर के प्रति इतना रेजिस्टेंट हो जाए कि उनको अगर सांप काट ले या कोई सही में जहर खिला दे तो उनको कुछ ना हो। इस तरीके से क्रॉप में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे जीन डेवलप करा दिए जाते हैं कि जिससे अगर इसको कोई कीटाणु, कोई अगर पेस्ट या इंसेक्ट अगर इसको खाएगा तो उस इंसेक्ट या पेस्ट की जो सेहत है वो खराब होने लगेगी। तो इसकी वजह से फिर वो इंसेक्ट खाएगा नहीं। जैसे बीटी कॉटन होता है और बीटी टोबैको होता है, तंबाकू और कॉटन के पौधे में ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप करी गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक, फिर आगे बात करते हैं 1988 नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये नई दिल्ली में 1988 में बनाया गया था। तो ये क्रोनोलॉजी थी एंटोमोलॉजी की जो धीरे धीरे करके इंडिया में डेवलप हुई। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज पेस्ट। बात समझना, दो चीजें होती हैं, एक इंसेक्ट होता है, एक पेस्ट होता है। मैंने जब इंसेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था आर्थ्रोपोडा, तो उसमें मैंने बताया था कि इंसेक्ट क्या होता है। अब हम बात करेंगे पेस्ट के बारे में। पौधों में नुकसान करने वाला कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पौधे को प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता हो, उसको हम पेस्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी इंसेक्ट तो है, ध्यान से समझना, मधुमक्खी इंसेक्ट तो है लेकिन पेस्ट नहीं है। इंसेक्ट है क्योंकि वो इंसेक्ट के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा कर रहा है, उसमें 4 पंख हैं, उसके 3 बॉडी पार्ट्स हैं, 6 पैर हैं, तो ये सभी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आर्थ्रोपोडा के, इंसेक्टा की, जिसकी वजह से उसको हम इंसेक्ट बोलते हैं। लेकिन वो पेस्ट नहीं है मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो हमारे पौधों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो क्या है मधुमक्खी? इंसेक्ट तो है लेकिन पेस्ट नहीं है। वहीं अगर हम चूहे की बात करें तो चूहा पेस्ट है, क्योंकि चूहा हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो इंसेक्ट नहीं है। समझ पा रहे हो ना? चूहा क्या है? पेस्ट तो है लेकिन इंसेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स चूहे के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फसलों को नुकसान कर रहा है तो ये भी एक तरीके का पेस्ट है, जिसको हम नॉन इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। मतलब ऐसा पेस्ट जो कि इंसेक्ट नहीं है, जिसको हम कहते हैं नॉन इंसेक्ट पेस्ट, इसमें चूहा आता है। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है कि इंसेक्ट क्या होता है और पेस्ट क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। इंसेक्ट में क्या आता है? जैसे मधुमक्खी है, जैसे हड्डा बीटिल है। हड्डा बीटिल इंसेक्ट भी है और पेस्ट भी है, क्योंकि हड्डा बीटिल में इंसेक्ट के भी कैरेक्टर हैं और ये हमारे पौधों को डैमेज भी करता है, तो इस वजह से ये इंसेक्ट और पेस्ट दोनों है। वहीं मधुमक्खी केवल इंसेक्ट है, पेस्ट नहीं है। इसकी बात करें चूहे की, तो चूहा क्या है? पेस्ट है लेकिन इंसेक्ट नहीं है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इंसेक्ट और एनी लिविंग बीइंग व्हिच कॉजेज इकोनॉमिक लॉस टू क्रॉप और ए nuisance and health hazard to man and his livestock is known as pest। जैसे insects, rats, mite and weeds। weeds भी क्या होते हैं? ये भी पेस्ट होते हैं। mites क्या होते हैं? ये भी पेस्ट होते हैं। rats हैं, ये भी पेस्ट हैं। और इंसेक्ट जो हैं ये भी पेस्ट हैं, लेकिन सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं हैं। ये भी ध्यान से समझ लेना, सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं। जैसे मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट है जो पेस्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंसेक्ट क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। फिर आगे बात करते हैं हम कैटेगरी ऑफ पेस्ट्स। अब ये जो पेस्ट होते हैं इनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? तो पहले तो होता है की पेस्ट। की पेस्ट क्या होते हैं? दीज आर मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट। ये भी किसी भी क्रॉप में लगते हैं तो उसको बहुत सीवियर डैमेज करते हैं क्रॉप को, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें होता है जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइज वेल अबव द डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक
इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री के ऊपर ही हमेशा रहते हैं। इनका जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, यानी कि इनका जो औसत पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो हमेशा डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ऊपर ही रहता है, मतलब हमेशा ही ऊपर रहेगा। तो अगर इनकी जनसंख्या हमेशा इतनी ज़्यादा है कि ये डैमेज बाउंड्री पर ही, डैमेज बाउंड्री के ऊपर और इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर जा रहे हैं, तो यानी कि हम अपने क्रॉप में डैमेज को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और हमको इकोनॉमिक इंजरी लेवल भी दिख रहा है। तो हमको इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोले तो अब हमको इसमें पेस्ट को कंट्रोल करने का मेजर अपनाना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें इसकी औसत पॉपुलेशन में हमेशा से ही आगे हैं तो मतलब बहुत खतरनाक है। फिर से एक बार समझो, जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर इसके ऊपर है, इन दोनों के डीबी और EIL के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई टेम्परेरी पेस्ट मैनेजमेंट का कोई तरीका जब अपनाते हैं तब भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन इन दोनों लेवल से ऊपर ही रहती है, मतलब तब भी हमारी क्रॉप को नुकसान होना ही है। हम कितना भी इसमें मैनेज कर ले जाएं लेकिन तब भी हमारी क्रॉप में नुकसान होता ही है। तो इसको हम बोलते हैं की पेस्ट। जैसे कॉटन का वॉलवर्म जो होता है वो इतना डिवास्टेटिंग पेस्ट होता है इंसेक्ट के, मतलब कॉटन के लिए, कि इससे कॉटन की क्रॉप बहुत ज़्यादा खराब होती थी। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू BT कॉटन बनाया गया जिसमें ये पिंक वॉलवर्म ना लगे। नहीं तो इसमें कितनी भी दवा डालो, कुछ भी कर लो, लेकिन तब भी हमारा नुकसान होना तय रहता था। इसके बाद बात करते हैं डायमंड बैक मॉथ। ये भी एक तरीके का की पेस्ट होता है और ग्राम पॉट बोरर ये भी एक तरीके का पेस्ट होता है। तो ग्राम पॉट बोरर जो होता है, ये हमारा जो ग्राम होता है, दाल होती है एक तरीके की, उसके जो पोड बनते हैं उसमें ये सुराख करता रहता है। तो ये भी की पेस्ट होता है। ये सभी जो जितने पेस्ट मैंने बताए ये सभी की पेस्ट होते हैं। इनका जो औसत पॉपुलेशन है खेत में वो हमेशा इतना रहता है कि फसलों को नुकसान पहुंचाते रहें और हमको हमेशा इनको कंट्रोल करने के लिए दवाइयां डालनी ही पड़ती हैं, हमेशा डालते रहो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा सह लेते हैं कि चलो यार इतना तो नुकसान होना ही है। जैसे हम जब बुआई करते हैं तभी अंदाज लेते हैं कि 10-20% तो नुकसान जाना ही जाना है। तो इस तरीके से होता है, तो इसको हम बोलते हैं की पेस्ट। फिर आगे बात करते हैं मेजर पेस्ट क्या होता है, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, उससे ज़्यादा कम, इससे जो की पेस्ट होता है उससे थोड़ा कम नुकसान करते हैं ये मेजर पेस्ट। इसमें जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल के आस ही पास होता है, बट इकोनॉमिक जो डैमेज होता है वो अवॉइड किया जाता है अगर हम इसमें टाइमली इंटरवेंशन कर दें। बात समझना, ये जो GEP वाला पॉइंट होता है और EIL वाला पॉइंट होता है, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो औसत पॉपुलेशन होती है किसी भी इंसेक्ट की, कुछ भी कर डालो, और इकोनॉमिक इंजरी लेवल जब हमें खेत में दवा डालनी चाहिए कि हमारी फसलें सुरक्षित रहें, ये दोनों आस ही पास रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम प्रॉपर इंटरवेंशन कर दें, यानी कि प्रॉपर दवा या ट्रैप या किसी भी तरीके से अगर पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले जाएं, तो हमारा जो डैमेज बाउंड्री है या हमारी क्रॉप में जो इकोनॉमिक डैमेज होता है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन एंड राइस, कॉटन और राइस में जो सकिंग पेस्ट लग रहे होते हैं, जो मिल्किंग स्टेज में फूलों का जो रस चूसते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कौन से हैं, ये दोनों मेजर पेस्ट होते हैं। फिर आगे बात करते हैं माइनर पेस्ट, ये थोड़ा और कम नुकसान करते हैं। इनका जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ये हमेशा डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल, बोले तो ये जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल और ये है डैमेज बाउंड्री। ये तीनों चीज़ें इस तरीके से होती हैं, सबसे नीचे होता है इनकी पॉपुलेशन। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, और ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो फसलें होती हैं वो नुकसान नहीं होती हैं या कम होती हैं। अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन द पॉपुलेशन में क्रॉस IEL या DV फॉर ए शॉर्ट इंटरवल एंड ए सिंगल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज यूजुअली इनफ टू प्रिवेंट डैमेज। कभी कभी जब बहुत फेवरेबल कंडीशन पा जाते हैं तो ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल या फिर डैमेज बाउंड्री से ऊपर जाता है इनका जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वरना ये हमेशा कम ही रहते हैं। अगर एक बार इनमें ज़्यादा हो गया, इन दोनों से अगर ज़्यादा बढ़ गया
उसमें थोड़ी सी एक बार दवा डाल देंगे तो ये फिर घट जाएंगे, फिर इनको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये माइनर पेस्ट होते हैं। जैसे थ्रिप्स हैं, माइट हैं, शुगर कैन का मिलीबग है, ये सभी क्या होते हैं, एक माइनर टाइप के पेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। फिर अगला है रेगुलर पेस्ट, अफेक्ट स्पेसिफिक सीजन लाइक सीरियल पल्सेस फ्रूट्स सीरियल क्रॉप्स अफेक्ट स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप्स लाइक सीरियल पल्सेस फ्रूट पासेस थ्रू मेनी जनरेशन ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। बात समझना, रेगुलर पेस्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा लगते हैं, ठीक, ये सीजनल होते हैं और हर सीजन में हर क्रॉप में लगते हैं। जैसे मान लो जैसे तंबाकू है, अब तंबाकू के कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हर बार तंबाकू में लगेंगे, तो वे रेगुलरली लगते रहते हैं, वो केवल तंबाकू पे ही लगेंगे। अगर वहाँ आपने तंबाकू के अलावा कोई दूसरी क्रॉप लगा दी तो उसमें नहीं लगेंगे, लेकिन फिर आप तंबाकू लगाएंगे तो फिर उसमें लग जाएगा। इसको सबसे अच्छा होता है इसको रोकने के लिए, अगर आप क्रॉप रोटेशन लगा देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी आप तंबाकू लगा रहे हैं, अगले साल कुछ और लगा दीजिए, तो होस्ट पाएंगे नहीं, तो इनकी जो जनसंख्या है वो घट जाएगी। तो ये रेगुलर पेस्ट होते हैं। जैसे राइस स्टेम बोरर होता है, ये केवल राइस पर ही लगता है, अगर राइस की बुआई नहीं करोगे तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक। तो ये रेगुलर पेस्ट होते हैं, सीजनल तरीके से आते हैं और रहते हैं। अब आगे देखते हैं स्पोरेडिक पेस्ट। ये स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दीज इंसेक्ट इज यूजुअली निग्लिजिबल बट इन सर्टेन ईयर अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे अपीयर epidemic and cross many time over economic threshold level economic injury level and damage boundary। बात समझना, इस टाइप के जो पेस्ट होते हैं अमूमन इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है, हमको कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि इन्वायरमेंट में जब ये फेवरेबल कंडीशन पा जाते हैं तो ये अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं, और जब इनकी जनसंख्या बढ़ती है तब ये इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये कई गुना ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। जैसे मान लो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है अगर 100 इंसेक्ट का, तो ये 100 नहीं हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, मतलब 10 गुना बढ़ गए। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है टिड्डी दल का आक्रमण, समझ रहे हो। टिड्डी दल जो आती हैं, जैसे राजस्थान वाला जो एरिया है, इधर जो पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है, तो ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान से होके उड़ती हैं और यहाँ इंडिया तक आती हैं। ये जो टिड्डियों का दल होता है हर साल नहीं आता है, लेकिन जिस साल आएगा, जिस पौधे पे टिड्डी दल बैठ जाएगा उस पौधे में फिर कुछ नहीं बचेगा, केवल ठूंठ ठूंठ बचा रहेगा, जितनी पत्तियां होंगी सब वो खा जाएंगे। तो इस तरीके का जो इंसेक्ट होते हैं जो इस तरीके के जो पेस्ट होते हैं इनको स्पोरेडिक पेस्ट बोलते हैं। हमेशा तो इनकी जनसंख्या कम रहेगी, लेकिन कभी कभी एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, चूहे और खरगोश अमूमन कम रहते हैं, लेकिन कई बार फेवरेबल जब कंडीशन पा जाते हैं तो उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, चूहे और खरगोश की। ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फसलों को इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं। भंडारण अगर करके रखा गया है, स्टोरेज जो अगर कोई क्रॉप रखी गई है, कोई ग्रेन रखा गया है सुरक्षित करके, वहाँ इतने ढेर सारे चूहे हो जाएंगे। खेत में अगर लगा हुआ वहाँ ढेर सारे खरगोश हो जाएंगे, किसी एक साल हो जाएंगे, फिर अगले 1-2 साल बाद फिर नहीं दिखेंगे, फिर उनकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल रहेंगे। लेकिन बीच बीच में कभी 2-3 साल, 4 साल, 6 साल में एक बार उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और खूब नुकसान होगा। तो इनको क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक पेस्ट बोलते हैं। रिक्वायर्ड सुटेबल कल्चरल टैक्टिक्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ दीज पेस्ट, जैसे व्हाइट ग्रब, हेरी कैटरपिलर, कटवर्म एंड ग्रासहॉपर। ये जो टिड्डियों का दल होता है ये ग्रासहॉपर की ही एक प्रजाति होती है, ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। आगे बात करते हैं पोटेंशियल पेस्ट। ये क्या होते हैं पोटेंशियल पेस्ट को अगर हम ध्यान से समझें तो पोटेंशियल पेस्ट ऐसा होता है, दीज इंसेक्ट्स आर प्रेजेंटली नॉट कॉजिंग एनी इकोनॉमिक डैमेज। ये पोटेंशियल जो पेस्ट होते हैं इनके अंदर पोटेंशियल तो होता है कि ये पौधों को डैमेज करें, लेकिन ये पौधों को डैमेज नहीं कर रहे हैं इस समय, तो इसलिए इनको इस कंडीशन में रखा जाता है कि पोटेंशियल पेस्ट है। मतलब इनके अंदर क्षमता तो है कि ये क्रॉप को डैमेज करें, लेकिन इस समय ये इकोनॉमिक डैमेज नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम पोटेंशियल पेस्ट बोलते हैं। देयरफॉर एज सच शुड नॉट बी लेवल एज पेस्ट। ये पेस्ट के तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता, क्योंकि इकोनॉमिक डैमेज नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर पोटेंशियल तो है कि ये क्रॉप को डैमेज करें, लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो ये पेस्ट नहीं माने जाएंगे, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल पूरा है। द जर्नल इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन लाइज बिलो द डैमेज बाउंड्री
एंड डज नॉट एक्सीड इकोनॉमिक इंजरी लेवल इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ये जो इनका जीईपी होता है ये यहाँ रहेगा, डीबी और आईईएल यहाँ रहेगा, मतलब ये दोनों ऊपर रहेंगे और इसका जीईपी जो है वो हमेशा ही नीचे रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तब भी ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये कभी भी इकोनॉमिक डैमेज नहीं करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। बट एनी चेंज इन इकोसिस्टम में पुश देयर जीईपी हायर एंड there is a danger of economic damage from these pests if control operation against the other category of pests are undertaken in a indiscriminate manner। कहने का मतलब कभी कभी इकोसिस्टम में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि जब इनकी जनसंख्या जो है जीईपी वो ईआईएल और डीबी से ऊपर हो जाए, बोले तो ये नुकसान करने लगे अपनी फसलों को, तब हम क्या करते हैं कि इसको मेजर करने के लिए थोड़ा सा लगाते हैं। मतलब कभी कभी ये नुकसानदेह होते हैं, बाकी हमेशा ये इकोनॉमिक जो इंजरी लेवल होता है उसके नीचे ही रहते हैं। जैसे स्पोडोप्टेरा लुट्रा, ये कॉटन और सोयाबीन में लगता है, ये एक पोटेंशियल पेस्ट होता है। इसके बाद आर्मी वर्म ऑफ वीट, वीट में एक सैनिक कीट लगता है, ये भी एक तरीके का पोटेंशियल पेस्ट होता है। जैसे कहीं कहीं एक आध पौधे में लग जाता है, आर्मी वर्मी सैनिक कीट कहते हैं, कहीं कहीं एक आध पौधे में देखने को मिलेगा। जैसे 500-600 पौधे हैं तो उसमें एक आध पौधे में दिखेगा, तो वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज नहीं माना जाता है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन आएगी तब इनकी जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगी कि जैसे वो स्पोरेडिक पेस्ट टाइप का हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो ये तरीके के होते हैं पेस्ट। आगे हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, एक तरीके का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके का इकोसिस्टम अप्रोच होता है जिससे कि क्रॉप के प्रोडक्शन को और इनके प्रोटेक्शन को कंबाइन किया जा सके डिफरेंट मेजरमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू, और इसके प्रैक्टिसेस से एक हेल्दी क्रॉप को हम ग्रो कर पाएँ और अपने जो केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको मिनिमाइज कर पाएँ। ध्यान से समझना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक इकोसिस्टम अप्रोच होता है जिसमें डिफरेंट कई तरीके यूज करे जाते हैं। जैसे मैंने फेरोमोन ट्रैप लगा दिया, मैंने क्रॉप रोटेशन लगा दिया, मैकेनिकल मेजर लगा दिया, उनके जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हाथ से उनको थोड़ा सा हटा दिया या उनको उड़ा दिया, साउंड ट्रैप लगा के उड़ा दिया। तो ये एक तरीके का इकोसिस्टम वाला अप्रोच होता है, मतलब हम दवा नहीं छिड़केंगे, इसके अलावा हम कोई भी और तरीका लगा के इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। तो इसी को जो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इसी पूरे इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, जिससे हम एक हेल्दी क्रॉप ले पाएं और जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं उसको मिनिमाइज कर पाएं या फिर ख़त्म कर पाएं कि हम इसमें केमिकल पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करेंगे। ठीक, अब बात समझते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने अभी बताया कि एक तरीके का इकोसिस्टम होता है, तो इस इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं या कॉमन मेथड कौन कौन से हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहला अगर हम बात करें तो कल्चरल मेथड होता है। इट इंक्लूड्स सर्टन कल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं जिसको हम कल्चरल मेथड कहते हैं। जैसे क्रॉप रोटेशन, मान लो कोई एक ऐसा इंसेक्ट है जो धान में बार बार लग रहा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, धान की फसल को नहीं लगाएंगे, धान की जगह पे फिर अरहर लगा देंगे, कोई दूसरी फसल लगा देंगे, तो हमारा क्रॉप रोटेशन हो जाएगा। अगली बार धान, जैसे धान में इस बार रोग लग गया, कीट लग गया, अगली बार हम धान नहीं लगाएंगे, तो अगर कीट को होस्ट नहीं मिलेगा तो कीट मर जाएगा, उनकी जनसंख्या घट जाएगी। फिर उसके अगले साल फिर हम लगा देंगे धान, फिर कोई दूसरी क्रॉप, फिर अगली बार धान। इस तरीके से क्रॉप रोटेशन लगा देंगे तो हम बिना दवा डाले, बिना कोई मेहनत करे फसलें बचा सकते हैं और इंसेक्ट से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। ठीक, इफेक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड होस्ट रेंज एंड रिलेटिवली इमोबाइल इन सम स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा कंट्रोल हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, डीप प्लाउइंग। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो मिट्टी में पड़े रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि गर्मियों का जब समय आता है, ठेठ गर्मी, जब मई जून की चिलचिलाती धूप होती है, उस समय हम डीप प्लाउइंग कर देते हैं, मतलब खूब गहरी जुताई कर देंगे। तो गहरी जुताई करके क्या करेंगे कि नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर ले आएंगे, तो नीचे की मिट्टी में जितने भी इंसेक्ट पेस्ट थे सब ऊपर चले आएंगे और धूप की वजह से वो सभी मर जाएंगे। तो इससे कोई दवा भी नहीं डालनी पड़ी और सभी इंसेक्ट मर गए।
फिर अगला क्या है, क्लीन कल्टीवेशन। इसमें क्या करते हैं, फील्ड सैनिटेशन एंड डिस्ट्रॉय प्लांट डेब्रिज ऑफ प्रीवियस क्रॉप। क्लीन कल्टीवेशन, कई बार ऐसा होता है कि जो फंगस होते हैं या कोई एक ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पुराने क्रॉप में रह जाते हैं। जैसे मान लो कि हमने धान लगाया, धान में कोई एक ऐसा कीट था जो लगा हुआ था। अब हमने क्या किया कि धान की कटाई कर ली और हार्वेस्टर से कटाई कर ली। अब उसके जो डेवरीज रह गए, उसके जो रेजिडू रह गए धान के, वो खेत में अभी भी पड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो धान में जो पड़े रह गए हैं वो अगली बार जब हम गेहूं लगाएंगे तो उस गेहूं में चले आएंगे, फिर गेहूं को नुकसान करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको रोकने के लिए क्या करेंगे कि धान के जो रेजिड्यू हैं उनको पूरी तरीके से डिकम्पोज करा दिया जाए, पूरी तरीके से क्लीन कर दिया जाए, हटा दिया जाए खेत से, या फिर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसको डिकम्पोज करा दिया जाए, जिससे फिर क्या हो जाएगा कि गेहूं में फिर वो नहीं जा पाएंगे। तो इससे एक तरीका और है क्लीन कल्टीवेशन। उसके बाद है यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का हम यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने भिंडी लगा रखी है और गेंदा लगा रखा है। ध्यान से अभी इसको समझते हैं। ग्रो ट्रैप क्रॉप अराउंड द मेन क्रॉप टू अट्रैक्ट द पेस्ट ऑफ मेन क्रॉप एंड देन इजिली डिस्ट्रॉय थ्रू स्प्रेइंग द इफेक्टिव पेस्टिसाइड। जैसे सोइंग ओकरा इन कॉटन क्रॉप एज ए ट्रॉप क्रॉप। जैसे मान लो, समझ लो हमने कॉटन की क्रॉप लगा रखी है। अब कॉटन की क्रॉप में एक इंसेक्ट लगता है वॉल वर्म, जिसको पिंक वॉल वर्म भी कहते हैं। ये जो कपास होता है, कपास के फलों को छेद देता है, तो जिससे उसमें जो फाइबर होता है जिससे हम धागा बनाते हैं वो खराब हो जाता है। तो इस वॉल वर्म को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि कपास के बीच बीच में हम क्या लगा देंगे, भिंडी लगा देंगे, ओकरा। तो इससे क्या होगा कि ये जो वॉल वर्म है ये कपास के पौधे पे ना जाकर भिंडी वाले पौधे पे चला जाएगा, भिंडियों को खाएगा, उनके ऊपर पाया जाएगा। फिर जैसे हम देखेंगे कि हाँ अब इनकी जनसंख्या पर्याप्त हो गई है, ये भाग भाग के सब आ गए हैं कपास भिंडी पे, तो हम भिंडी पे क्या करेंगे, दवाई डाल देंगे, कोई एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डाल देंगे, जिससे वो तुरंत ही सब मर जाएंगे। तो मर गए तो हमारा जो कपास था वो हमारा सुरक्षित हो गया। तो इस तरीके से ट्रैप क्रॉप हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मान लो कैस्टर इन सोयाबीन, सोयाबीन में हम कैस्टर लगा सकते हैं। सोयाबीन की क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कैस्टर को एक ट्रैप क्रॉप के तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे स्पोडोप्टेरा लुट्रा होता है, ये सोयाबीन को ज़्यादा नुकसान करता है, तो सोयाबीन को ये ना नुकसान कर पाए तो कैस्टर लगा देंगे, तो ये जो स्पोडोप्टेरा लुट्रा है ये कैस्टर पे चला जाएगा। फिर हम कैस्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और कैस्टर पे जो ये इंसेक्ट होगा उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। मस्टर्ड इन कैबेज फॉर डायमंड बैक मोथ, कैबेज में जो डायमंड बैक मोथ लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए कैबेज के बीच बीच में हम सरसों लगा देंगे, तो सरसों में डायमंड बैक मोथ जाएगा और सरसों पे हम इंसेक्टिसाइड डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मेन क्रॉप है उसमें हमने इंसेक्टिसाइड तो नहीं यूज किया, लेकिन उसके बगल में जो ट्रैप क्रॉप थी उसमें यूज कर दिया। इंसेक्ट उड़ के वहां गया और वहीं पर हमने मार दिया। जैसे ऐसे समझो शेर को पकड़ने के लिए पिंजड़ा बनाते हैं, उस पिंजड़े में एक बकरी को रख देते हैं, तो बकरी क्या हो गई, ट्रैप हो गई। अब उसमें शेर आएगा उसको पकड़ने, पिंजड़े में घुसेगा और बंद कर देंगे, तो वहीं पे शेर फिर पकड़ा जाएगा। इसी तरीके से ये ट्रैप क्रॉप का सिस्टम काम करता है। फिर इसके बाद है प्रूनिंग एंड थिनिंग। इन्फेक्टेड जो पार्ट होते हैं इनको प्रून कर दो। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा पार्ट है जो सड़ गया है, जिसमें कीट लग गए हैं, तो उसको काट के निकाल दो, थिनिंग कर दो। उनके बीच बीच में जो जगह है थोड़ी सी जगह बढ़ जाएगी प्रॉपर, तो थोड़ा थिनिंग कर दो। तो ट्रेनिंग प्रूनिंग से भी हम काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो कर लें जिससे इसमें लगे ही ना कोई इंसेक्ट, जैसे राइस में एक वैरायटी आती है CORH1, ये जो होती है ब्राउन प्लांट हॉपर, जो BPH है, ब्राउन प्लांट हॉपर, जो कि राइस में लगता है, इसके प्रति एक रेजिस्टेंट वैरायटी है CORH1। CORH1 एक तरीके की वैरायटी है धान की। अगर इसको हम लगा देंगे तो ना तो BPH लगेगा ब्राउन प्लांट हॉपर और ना ही गाल माइट लगेगा। ये दोनों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। इसके बाद जैसे हम सुरक्षा, ये गाल माइट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है सुरक्षा, इसको हम लगा सकते हैं। मतलब इंसेक्ट और पेस्ट से रेजिस्टेंट वैरायटी उगाएंगे जिससे इंसेक्ट लगे ही ना, तो हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये तो रहे कल्चरल मेथड। आगे बात करते हैं हम मैकेनिकल मेथड में। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, हैंड पिकिंग, हाथ से ही पकड़ पकड़ के निकाल देते हैं। अगर इंसेक्ट की या पेस्ट की जनसंख्या कम है तो इनको हाथ से पकड़ पकड़ के निकाल देंगे। जैसे लार्ज साइज इंसेक्ट जैसे कैटरपिलर्स है, बग है, बीटिल है, इसको हाथ से पकड़ पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
इसके साथ साथ शेकिंग एंड बीटिंग ऑफ ब्रांचेस। जैसे मान लो पौधे में कहीं ढेर सारे लगे हुए हैं, जैसे मिलीबग मान लो पौधे पर लगा हुआ, हमने क्या किया, पौधे को तेजी से हिला दिया, जितने मिलीबग थे सब जमीन पर आ गए, फिर जमीन पर हमने उनको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर बाइंडिंग कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैंगो मिलीबग, इसमें क्या करते हैं कि मैंगो मिलीबग मैंगो के प्लांट पे चढ़ा ना पाए, ध्यान से समझना। मैंगो मिलीबग उड़ तो पाती नहीं है, तो ये क्या करेगी, ये पौधे के जो मेन ट्रंक होता है, जो मेन तना होता है, उसी के थ्रू धीरे धीरे ऊपर जाती है, पत्तियां, फल और इन्फ्लोरेसेंस तक जाती है। तो अगर हम रास्ते को ही रोक देंगे, बोले तो जो मेन ट्रंक है वहीं पर हम बाइंडिंग कर देंगे। बाइंडिंग किसकी, मूंज की बाइंडिंग। मूंज समझते हो, एक तरीके का ग्रेमिनी कुल की घास होती है बड़ी बड़ी, जिसको हम मूंजा कहते हैं, उसको लगा देंगे। जब आम के पेड़ के चारों तरफ से उसको बांध देंगे तो मिलीबग उस पर चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत क्या होता है, बहुत आरर होता है, मतलब अगर उस पर चढ़ेगा तो उसकी बॉडी जो है वो डैमेज हो जाएगी, कट जाएगा, तो वो उसको पार नहीं कर पाएगा। अगर उसको पार नहीं कर पाएगा तो ऊपर जाएगा नहीं। दूसरा तरीका और होता है कि हम आम के पेड़ के चारों तरफ कोई चिपचिपा सा पदार्थ लगा दें। तो अगर हम थोड़ा सा मोटाई में चिपचिप, जैसे मान लो ये मेन ट्रंक है, अगर हमने इस पे इतनी दूर पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा दिया तो नीचे से इंसेक्ट जाएगा, लेकिन वहीं उसी पे जाके जहां हमने चिपकने वाला लगाया है वहीं जाके वो चिपक जाएगा, तो ऊपर जा नहीं पाएगा। इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है वायर गेज स्क्रीन। इस तरीके की एक वायर गेज स्क्रीन आती है, आपने देखा होगा, जो घर में जब हम जंगला बनवाते हैं, खिड़की बनवाते हैं, तो खिड़कियों में या जो ऊपर रोशनदान लगाते हैं उसमें इस तरीके के एक जाली लगा देते हैं कि जिससे मच्छर और बरसात के समय में जो ढेर सारे जो कीड़े मकोड़े लाइट में आते रहते हैं उनको हम रोक पाएँ। वायर गेज लगेगा तो इससे पार करके तो अंदर आएगा नहीं, तो इस तरीके से सुरक्षित बना रहेगा हमारी फसल। अब बात करते हैं ट्रेंच डिगिंग। ट्रेंच डिगिंग मतलब अपने खेत के चारों तरफ गड्ढा खोद देना, बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे खोद देंगे। इसको कर देने से निम्फ, लोकस्ट और लार्वी जो होते हैं हेरी कैटरपिलर के, रेड हेरी कैटरपिलर के, इनको हम रोक सकते हैं। लार्वी उड़ तो पाएगा नहीं, ध्यान से समझना, लार्वी उड़ तो पाता नहीं है, वो जाएगा कैसे, वो जाएगा ऐसे जमीन से रेंग के। तो अगर हम ट्रेंच बना देंगे तो उसी ट्रेंच में गिर जाएगा, फिर ट्रेंच से ऊपर वो चढ़ ही नहीं पाएगा, तो खेत में पहुंचेगा नहीं। इसके साथ साथ निम्फ जो होते हैं लोकस्ट के, ये भी इसी तरीके से रोक दिए जाते हैं। अगर गड्ढा खोद देंगे तो उसी गड्ढे में ही रह जाएगा, तो खेत में पहुंच नहीं पाएगा। फिर अगला है ट्रैपिंग। इसमें चाहे लाइट ट्रैप, जैसे कुछ ऐसे कीट होते हैं जो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, जहाँ लाइट जल रही होती है वहीं दौड़ दौड़ के जाते हैं। लाइट ट्रैप बना लो, वहाँ जैसे आएगा और वहीं पर जैसे मान लो एक लाइट लगा दिया, अब लाइट के पास ढेर सारे इंसेक्ट आ गए, फिर वहीं मैंने थोड़ी देर पर क्या किया, इंसेक्टिसाइड छिड़क दिया, वहीं सब गिर के मर जाएंगे। इसके बाद बाइट ट्रैप लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। स्टिकी मतलब चिपकने वाला, एक ऐसा ट्रैप बनाएंगे कि वो उसी पर इंसेक्ट आके इसे चिपकते जाएंगे, उनकी जनसंख्या ढेर सारी हो जाएगी, फिर उसको हम हटा के ले जाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। फेरोमोन ट्रैप होता है। फेरोमोन एक फिनोमिना होता है, जब कोई भी फीमेल जो होती है वो एक तरीके का केमिकल रिलीज करती है, एक तरीके का सुगंध रिलीज करती है, जिसको मेल सूंघ के आता है। मैटिंग जब करनी होती है फीमेल को, तब वो एक तरीके की गंध छोड़ती है जो मादा होती है, और उसी को सूंघते सूंघते जो नर होता है वो आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल गंध बना लेते हैं और एक ट्रैप के अंदर उस गंध को रख देते हैं। तब ये गंध जब निकलता है तो जो नर है वो समझता है कि यहाँ पर मादा है। मैटिंग के लिए जब वो जाता है तो वहाँ जाके वो फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, फिर उसको पकड़ लो और पकड़ के डैमेज कर दो। तो ये होता है फेरोमोन ट्रैप। इसके साथ साथ एक होता है साउंड ट्रैप। साउंड ट्रैप आपने सुना होगा, जो जंगली सुअर होते हैं या फिर स्याही होती है, इनको रोकने के लिए लोग करते हैं, खेत में मचान बना लेंगे, उसी मचान में बैठे रहेंगे और खेत में 4-5 जगह पर ड्रम लगा देंगे और यहीं पर बैठे बैठे मचान से रस्सी से बांधे रहेंगे, ड्रम को ऐसे खींच देंगे तो टन से होगा, तो वो साउंड ट्रैप बनाए रहते हैं। वो डन्न से जब आवाज़ करेगी तो जो नील गाय हैं या जंगली सुअर हैं या फिर सियार हैं, ये सभी जब वो डम की आवाज़ सुनेंगे साउंड की बहुत तेज़ी से, तो वो भाग जाएंगे। इसी तरीके से जो टिड्डी दल का जब अटैक होता है तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए डीजे, थाली या कोई बहुत तेज़ी से साउंड प्रोड्यूस करने वाला ढोल, नगाड़े, इन सब को तेज़ी से बजाया जाता है, जिससे फिर ये जो टिड्डियाँ होती हैं ये उड़ जाती हैं। इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लडिंग और ड्रेनेज यूज कर सकते हैं। जैसे
कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि खेत में मिट्टियों के ऊपर पड़े रहते हैं, मिट्टी की सतह पर। क्या करेंगे, पानी भर देंगे तो वो पानी के ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद उसको ड्रेन कर देंगे, पानी को निकाल देंगे, तो उसी पानी के साथ साथ वो बह के चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम डैमेज कर सकते हैं। अगला जो है वो है अपना फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड यूज ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से हम टेम्परेचर को मैनिपुलेट कर लें। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा इंसेक्ट है जो टेम्परेचर बढ़ने पे आता है, तो हम क्या करेंगे कि क्रॉप को टेम्परेचर कम कर देंगे। कैसे, ग्रीन हाउस गैस सुना, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, ये सब बना होता है, उसके अंदर ग्रो करेंगे तो बाहर से अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करेगा, तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन वहां नहीं बढ़ पाएगी। ह्यूमिडिटी अगर कम ज़्यादा कर सकें उससे मैनेज कर सकते हैं, रेडिएशन से मैनेज कर सकते हैं। फ्लेम थ्रोवर्स अगेंस्ट ग्रास हॉपर, इसमें क्या करते हैं, जैसे ग्रास हॉपर, मान लो खेत में ढेर सारे ग्रास हॉपर हो गए हैं, उसमें क्या करेंगे कि एक आता है ऐसे फ्लेम बहुत निकलता है, उसमें से बर्नर लगे होते हैं बड़े बड़े, और उसमें से फ्लेम निकलती है, आग की लपटें निकलती हैं। तो अगर हरी फसल है हमारी, तो हरी फसल में अगर आग की लपट जाएगी तो तुरंत तो फसल डैमेज नहीं होगी, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा भी ग्रास हॉपर को लग गई लपट, तो इनके जो पंख होते हैं वो जल जाएंगे, फिर वो गिर के वहीं मर जाएंगे। तो क्या करते हैं कि वो जो फ्लेम वाला होता है, फ्लेम थ्रोवर होता है, इसको लगा देंगे और ऐसे खेत में लेके चले जाएंगे। तो क्योंकि फसलें हरी हैं तो वो डैमेज नहीं होंगी, लेकिन जितने भी इंसेक्ट होंगे वो आग में झुलस जाएंगे, आग की लपटों में। ड्राई ऑफ ग्रेन्स एट मिनिमम मॉइस्चर, इसको जब फसल को हम सुरक्षित रखते हैं स्टोर करके, तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर को निकाल लें। अगर मॉइस्चर कम रहेगा तो इसमें जो स्टोरेज पेस्ट लगते हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे सीरियल के कंडीशन में अगर 12% से कम हो जाए, 8%, 9%, 10% अगर मॉइस्चर है, तो जो घुन लगते हैं या जो स्टोरेज जो ग्रेन में लगते हैं इंसेक्ट, वो नहीं लगेंगे। वहीं अगर हम ऑयल सीड की बात करें, जो तेल वाले जो पौधे हैं, अगर 8% से कम मॉइस्चर उसके अंदर रहेगा तो इसमें भी स्टोरेज जो पेस्ट है वो नहीं लगेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी थी, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक करें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।